जी हां दोस्तों, संसद में अचानक दहाड़ते खड़े हुए कपिल सिब्बल मोदी शाह की उड़ा दिए प्रखचे। खुले रास्त भारतीय जनता पार्टी चिल्ला पड़ी। स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, 11 दिसंबर को संसद के भीतर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने जो कुछ कहा, जिस अंदाज में मोदी शाह को सामने से रगड़ा, शायद मोदी शाह ने इसकी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने कैसे मोदी शाह के धागे खोले, जिससे जनता में यह एक बहस का मुद्दा बन गया। किस तरीके से सरकार को ऐसा बेनकाब किया जिसकी चर्चा हर तरफ है। मैं कपिल सिब्बल द्वारा राजनीतिक चीथड़े उड़ाने वाली संसद में फायर स्पीच आपको दिखाता हूं, मगर उससे पहले सत्ता पक्ष की लूट का एक नजारा देखिए। दोस्तों, आज के शो में सबसे पहले आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं। आखिर बीजेपी के खाते में रातों रात हजारों करोड़ रुपए आए तो आए कहां से? यह आंकड़ा देखिए, आपकी बुद्धि खुल जाएगी। दोस्तों, 2004 जब यूपीए 1 सरकार में आई, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी, 2004 से लेकर के 2024 तक का बीजेपी और कांग्रेस के बैंक खातों का आप जल्दी से एक नजारा देख लीजिए। 2004 में कांग्रेस पार्टी के खाते में थे 38 करोड़, बीजेपी के खाते थे 88 करोड़, क्योंकि उस वक्त सरकार में थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की। 2009 का वक्त आया, अगला लोकसभा चुनाव, कांग्रेस के खाते में थे 221 करोड़, बीजेपी के खाते में 150 करोड़। 2014 का वक्त आया, 2 टर्म कांग्रेस सरकार में रही, खाते में थे 390 करोड़ और बीजेपी बिना सरकार के 10 वर्षों में करीब 300 करोड़, यानी कि 295 करोड़। मगर 2019 का लोकसभा चुनाव आया, 5 साल के बाद बीजेपी के खाते में पहुंच गए 3562 करोड़ रुपए और कांग्रेस के खाते में वही 300 करोड़ जो पहले से थे। 2024 आप देख लीजिए, यानी कि 2019 में 3000 कुछ करोड़ बीजेपी के खाते में, मगर 2024 में बीजेपी के खाते में 10,107 करोड़ और कांग्रेस के खाते में 133 करोड़। दोस्तों, खातों में बची हुई राशि की बात की जा रही है, खातों के कुल पैसों की बात नहीं की जा रही है। वैसे तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से न जाने कितने 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 हजारों करोड़ रुपए बीजेपी के पास आए। और मैं ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, इस आंकड़े को संसद के भीतर ऑन रिकॉर्ड रखकर मोदी शाह से जवाब मांगा गया। संसद के भीतर आप खुद देखिए, संसद के अंदर का यह दृश्य, जब कांग्रेस पार्टी के सांसद ने इन आंकड़ों के साथ में मोदी और शाह से आंखें मिलाते हुए पूछा, ये पैसे कहां से आए? 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया? 3562 करोड़ रुपए केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से ये आगे हुआ? 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था? 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 आता है और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय 3562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया, 10,107 करोड़ रुपया। और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया। 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर है। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी? और रेशियो क्या है? 99:1 का रेशियो। 99:1 के रेशियो में ऑपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का पैसा बैंक अकाउंट के अंदर जमा है। किस तरीके से आप सोचते हैं कि लोकतंत्र जिंदा होगा? किस तरीके से आप सोचते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पे होगा? ये हम लोगों को समझ नहीं आता। यानी कि दोस्तों, ऑन रिकॉर्ड ये बात है। अब यहां पर 2 सवाल, कितने पैसे अचानक बीजेपी के पास आए तो आए कहां से? रातों रात बीजेपी के खाते में कांग्रेस के मुकाबले करीब 100 गुना ज्यादा पैसे कहां से आए? किसने दिया? जाहिर है बीजेपी या किसी राजनीतिक पार्टी का कोई बिजनेस नहीं न होता है।
सिर्फ एक बिजनेस है और वो मोदी शाह की बीजेपी का इलेक्टोरल बॉन्ड। चंदा लेकर उन कंपनियों को मुफ्त में जमीन देना, उनके लिए उनके हिसाब से कानून बनाना, उनके हजारों करोड़ रुपए जो कि कर्ज बैंक से वो लेते हैं उनको माफ करा देना और कुछ को बाहर भगा देना, और बदले में बीजेपी के खाते में करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए पार्टी फंड में चंदा आना। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं, आप इन स्थितियों को जहन में रखिए कि देश में चल क्या रहा है। अब आपको दिखाते हैं जब एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने मोदी शाह के खिलाफ संसद में फैक्ट रखा, कैसे बिलबिला उठा पूरा सत्ता पक्ष। तो उसकी उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? सत्ता पक्ष के लोग तो लड़ नहीं सकते। तो जो अचंभे की बात यह है कि ये वंदे मातरम की बात करते हैं जब हमें वंदे मातरम की बात करनी चाहिए। वंदे मातरम तो हमें चिल्लाना चाहिए ना, इनका क्या हक है? ये तो अत्याचार रोज करते हैं, जनता के ऊपर रोज करते हैं ये अत्याचार, इनका क्या हक है? दूसरी बात आपके पास रखना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि ये मुस्लिम अपीजमेंट है। ये इन्होंने बात कही, मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि जस्ट नोट दिस, अप्रैल 25, 1998 में एक यूपीए सरकार ने सर्कुलर इशू किया जिसको बोलते थे कल्प योजना। एक सर्कुलर इशू हुआ था, उसके बारे में ये कहा गया कि हर स्कूल में, हर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में ये गाना गाया जाएगा, वंदे मातरम। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वहां बड़ा बवाल हो गया और वहां बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया। तो वाजपेयी जी को जब नवंबर में वो उत्तर प्रदेश गए उनको पता चला ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने दिसंबर 3-4 में मीटिंग बुलाई और ये सर्कुलर वापस लिया गया। ये इतिहास की बात है। उस समय कोई मुस्लिम अपीजमेंट नहीं थी। वाजपेयी जी ने समझा कि हम विवाद की राजनीति नहीं करना चाहते, और उस समय मालूम जो मंत्री था, जो बेसिक एजुकेशन का मंत्री था, वो रविंद्र शुक्ला था। तो मैं आपको उसका नाम भी दे देते हूं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो वंदे मातरम है ये मातृभूमि की रक्षा के लिए भी है, लेकिन अत्याचार के खिलाफ ये हमारा हक भी है। हमारा मानव अधिकार है कि जहां जहां अत्याचार होगा हम उसके प्रति प्रोटेस्ट करेंगे। 2 मिनट नहीं, अब सभी के साथ एक सा है, और अब मैं सोचता हूँ कि आपको बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं। आप एक विद्वत मुझे बात करनी, लेकिन आप कम समय आते हैं इसलिए कम लोग सुनते हैं। धन्यवाद। अलाउ मी सर, आपकी पार्टी के पास समय नहीं है। महाराजा संजय ओबा, सर 1 मिनट, 1 मिनट में बात कीजिए। 1 मिनट। Just 1 minute. 1 minute. So just want to. One minute. सर दो छोटी सी बातें आपके सामने रखूंगा। 2 छोटी सी बातें। जब ये बात रविंद्रनाथ टैगोर को बताई गई कि भाई इसमें बड़ी विवाद हो जाएगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा ये मैं आपको बताता हूं। टू मी द स्पिरिट ऑफ टेंडरनेस एंड डिवोशन expressed in the first portion, the emphasis to give to the beautiful and beneficent aspects of our motherland made a special appeal, so much so that I found no difficulty in dissociating it from the rest of the poem. And this was endorsed by Gandhi ji. This was endorsed by Gandhi ji. This was endorsed by Gandhi ji. He said this was endorsed by Gandhi ji, and Gandhi ji said it is an anti-imperialist cry. It had never meant to me that it was a Hindu song or meant only for Hindus. This is what Gandhi ji said. And he said these are evil days that have come in this country. So the point is, sir, the point is just one sentence, sir. One sentence. This was a movement against the partition of Bengal. Now you are partitioning the minds of this country. और दोस्तों इसके इतर एक और फैक्ट आपके सामने रखता हूं, जिसे वरिष्ठ सांसद, वरिष्ठ अधिवक्ता ने संसद के भीतर रखकर सरकार के होश उड़ा दिए, और तब से लेकर के भारतीय जनता पार्टी एनडीए तक इससे विचलित है कि मातृभूमि की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है ही, लेकिन एक दूसरा कर्तव्य भी है जिसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। वो ये है कि जहां जहां अत्याचार होगा वहां हम विरोध करेंगे। असली आनंद मठ का मतलब यह है, कोई भी अत्याचारी हो, जो अत्याचारी है वो तो वंदे मातरम की बात नहीं कर सकता।
जिसके खिलाफ अत्याचार हो वही वंदे मातरम की बात करेगा। सही है, बात तो यही है ना, ठीक है ना, चाहे वो कहीं भी हो। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक अंग्रेज था हेनरी क्रेक, 1937 में उसने ये बोला, जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे उनके बारे में ये बोला, बोले वंदे मातरम हैज बीन लिटरली द वॉर क्राई ऑफ द टेररिस्ट्स। क्या मतलब था कि जो वहाँ लड़ाई लड़ रहे थे कॉलोनियल पावर के खिलाफ, उनको टेररिस्ट बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? क्योंकि अपने हकों के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए बुलाया गया ना। तो आजकल के जो हमारे छात्र हैं वो टेररिस्ट हो गए हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं वो टेररिस्ट हो गए हैं, उनके खिलाफ यूएपीए ये चीज़ें लग रही हैं ना। तो उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? सत्ता पक्ष के लोग तो लड़ नहीं सकते। तो जो अचंभे की बात यह है कि ये वंदे मातरम की बात करते हैं, जब हमें वंदे मातरम की बात करनी चाहिए। वंदे मातरम तो हमें चिल्लाना चाहिए ना, इनका क्या हक है? ये तो अत्याचार रोज करते हैं, जनता के ऊपर रोज करते हैं ये अत्याचार, इनका क्या हक है? यानी कि दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जिसमें सत्ता पक्ष, जनता, आम लोगों के बीच में सिर्फ हिंदू मुसलमान, वंदे मातरम, और यहाँ पर नमाज नहीं, होली दिवाली धूमधड़ाम से होगी, लेकिन मुहर्रम और दूसरी चीज़ों पर अंकुश लगाए जाएंगे, लोगों को जेल में ठोस दिया जाएगा, सिर्फ आई लव मोहम्मद कहने पर उनके घर गिरा दिए जाएंगे। इन सब को करके आप जैसे सीधे साधे दर्शकों को भ्रमित करना इनका दरअसल वाहिद एजेंडा है। जरूरी है इसको पहचानिए, जरूरी है जागरूक रहे, अपने आसपास के लोगों को जागरूक रखिए। बहुत शुक्रिया।